अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। इतने खूबसूरत दिन के साथ और इतनी खूबसूरत माहौल के साथ दिन का आगाज़ हुआ है, बल्कि बारिश के साथ। और कल रात से जो बारिश चल रही है ना, उसकी वजह से मौसम इतना खूबसूरत हो गया है, इतना खिला खिला सा, खुशगवार सा और ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है, जिसका हम वेट कर रहे थे कि सर्दियाँ गुजरने वाली हैं लेकिन बारिश नहीं हमने देखी है। तो ये खूब बारिश जो बरसी है ना, तो उसकी वजह से दिल खुश हो गया है। और सुबह सुबह जब उठे हैं और खूबसूरत सा आसमान देखा है, बारिश की बूंदें बरसती हुई देखी है, तो दिल भी खुश हो गया है और जो मूड है वो भी रिफ़्रेश हो गया है। तो इसी के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज हमने अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी बात करनी है ज़िंदगी के हवाले से कि ज़िंदगी एक कठिन रास्ता है और ज़िंदगी के नशेब व फराज से गुज़रना कोई आसान काम भी नहीं है। और ज़िंदगी को आसान करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि ज़िंदगी को एक ख़ास उसलूब से गुजारा जाए। और ये उसलूब तरतीब का है, यानी कि आपका एक ख़ास शेड्यूल के मुताबिक जीने के आदी हो जाए। जब आपको हर आने वाले दिन को गुजारने का तरीका सोने से एक रात पहले पता होगा ना, तो अगला दिन आपका अफादियत से गुजरेगा। अगर हम लोग बिना किसी उसूल और बिना किसी तरतीब के अपना दिन गुजारेंगे तो ये सिर्फ़ एक भूल भुलैया की मानंद हो जाएगा और सारा दिन गुजार कर हमें ये भी मालूम नहीं हो सकेगा कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ठोस मकसद नहीं होगा तो आप कभी भी मेहनत नहीं कर पाएंगे। मकसद हयात ही वो चीज़ है जो कि आपको कोई भी काम करने पर मजबूर कर देता है। और ज़िंदगी का मकसद जो आपको ताकत देता है वो ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि ज़िंदगी को एक तरतीब में ढालना मुश्किल है या फिर नामुमकिन है, तो उसको ये सब बातें लाजमी बताएं जो हम आपको बता रहे हैं। और अगर आपको ये मालूम होगा कि आपने अपना सारा दिन कैसे गुजारना है, एक तरतीब से किस तरह गुजारना है, कौन सी चीज़ पहले आनी, कौन सी चीज़ बाद में आनी है, तो आप हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करके ना अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। और उसके बरक्स अगर आप सुबह उठकर ये सोचने लग जाएं कि अब सारा दिन क्या करना है, तो आप कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, कभी भी आप वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो ज़िंदगी जो है ना, वो वक्त की मुसलसल और बेरहम धारा है। इसको अगर हम अच्छे तरीके से तरतीब देकर एक चैनलाइज नहीं करेंगे ना, तो हम भी अजनबी लोगों की मानंद एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और ज़िंदगी का कोई भी मकसद हम बयान नहीं कर पाएंगे कि हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या था और हम इस ज़िंदगी में हमें अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया था। तो इसलिए कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि आप जब रात को सो रहे हो ना, तो आप अपने अगले दिन का पूरा एक तो अहाता करें, उस दिन का भी और अगले दिन का भी, कि आपने अगले दिन करना क्या है, आपने सुबह उठकर क्या करना है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें करनी है, प्रायोरिटाइज़ उन चीज़ों को करें, लिस्ट बनाएं उन चीज़ों की, ताकि आपको पता हो कि आपका जो दिन है वो कितना प्रोडक्टिव गुजरना है और अगर कितना प्रोडक्टिव नहीं गुजरना है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती जा रही है हमारी ज़िंदगी में। अगर हमने इस दुनिया में आगे बढ़ना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो उसके लिए छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के मुतालिक हमने बात करनी है। और आज हमने बात करनी है ख़वातीन में बांझपन का जो प्रॉब्लम है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमने इससे पहले भी बहुत मरतबा इसके ऊपर बात की है, लेकिन आज हमने दो एस्पेक्ट से इसको लेकर चलना है। एक तो कि क्या मेडिकल रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी डिले हो जाती है या बांझपन का या इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके अलावा कि जो सोसाइटल प्रेशर है कि सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर आ रहा होता है, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आ रहा होता है कि बच्चा नहीं हो रहा, डिले हो रहा है, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट, क्या वो प्रेशर भी आपकी प्रेगनेंसी को डिले कर देता है या किस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इस पर आज हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नगीना राशिद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि गायनिकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर नगीना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच जी, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और उसके साथ साथ डॉक्टर अली अजमल ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? ठीक है, फाइन, थैंक यू।
तो सबसे पहले डॉक्टर अली आप ही से बात करूंगी कि जिस तरह हम बात करें कि नफ्सियाती प्रॉब्लम्स भी होते हैं और जितना प्रेशर बिल्टअप हो जाता है आफ्टर मैरिज कि जी 2 साल गुजर गए, 1 साल गुजर गया, प्रेगनेंसी नहीं हो रही या बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो इसके क्या क्या आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन बातों की वजह से? जी बिल्कुल, इसकी वजह से तो इंसान की एक तरह से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की, क्योंकि ये बहरहाल एक जो न्यूली वेड कपल है उस पर प्रेशर होता है कि इतना टाइम हो गया। आमतौर पे हमारी सोसाइटी में कहते हैं कब खुशखबरी सुना रहे हो। और फिर दूसरी बात यह है कि जो ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है, जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए आमतौर पे एक स्ट्रेसफुल होता है, कि वो कंपेयर करते हैं अपनी फैमिली से कि फलां की शादी तो हुई थी इस टाइम पे, वो आपके बाद हुई थी, उसके जितने बच्चे हो गए, आपके अभी तक कितने बच्चे क्यों नहीं है। तो उस वजह से फिर क्या होता है कि जो कपल है उसके ऊपर एक स्ट्रेस की एक कैफियत है। और बाद का तो फिर एक क्योंकि कुछ लोगों को अगर ये डिले हो रही है प्रेगनेंसी, तो एक फ्रस्ट्रेशन की भी कैफियत आ जाती है। बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि जो कि फिर भागते हैं डॉक्टर्स के पास कि जल्दी करने के लिए, जो एक नॉर्मल जितना इनको लेट से कि कुछ मंथ्स का वेट करना चाहिए वो नहीं करते, क्योंकि उन पे एक प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन एक बिल्डअप हो जाती है। और फिर उसमें समझा ये जाता है कि, और नो डाउट ये गलत नहीं समझा जाता कि शादी हो गई है तो आपकी फैमिली अब कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन इसको हमें ना एक सोसाइटी का एक मसला है कि हम ना प्लान नहीं करते। देखिए ये थोड़ा सा एक स्टीरियोटाइप है, मिथ है, इसको मेरा ख्याल है बस्ट होना चाहिए कि हम छोटी छोटी जो चीजें करते हैं लाइफ में उसको हम प्लान कर लेते हैं। कि अभी मैंने लेट्स से और कुछ नहीं तो कपड़े ही खरीदने हैं तो थोड़ा सा प्लान कर लेंगे या शॉपिंग पे जाना है। अब देखिए ये लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन होता है, इस पे आमतौर पे ना लोगों को ये एक मिथ है, एक स्टीरियोटाइप है कि इसमें ना प्लानिंग नहीं करते कि हमने, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हम शादी की प्लानिंग करते हैं कि फलां टाइम पे सेटल हो जाऊं मैं और उस तरह से फिर मैं आगे अपने मामला चलाऊंगा, तो इस चीज में भी प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है सोसाइटी के प्रेशर की वजह से प्लानिंग नहीं, बस हमें जल्दी जल्दी फैमिली कंप्लीट करनी है। और बाय द वे फिर एक और हमारे यहाँ पे माशरे में बड़ी मिथ है, अब एक बच्चा हो गया तो जोड़ा कंप्लीट करना है जी। अब उसका एक जी बड़ा एक प्रेशर है, वो खास तौर पे खवातीन के लिए तो बड़ा एक प्रेशर है। अब इसमें देखें खवातीन को एक मसला होता है, उसको हम प्री पार्टम और पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। वो सबको नहीं होता, लेकिन बहरहाल किसमें जो अगर किसी में टेंडेंसी होती है, प्री डिस्पोजिशन ऑफ डिप्रेशन की टेंडेंसी हो तो वो होता है। अब आप देखेंगे अक्सर होता ही है कि एक खतून अभी डिलीवरी हुई है, वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से निकली नहीं है और दूसरी प्रेगनेंसी की तरफ भी वो प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रेशर है हमारे ऊपर जी कि 2 बच्चे, अब एक हो गया, उसके बाद फिर लड़के का प्रेशर जी, एग्जैक्टली, जी अब लड़का क्यों नहीं हो रहा, और लोग तब तक प्लान करते जाते हैं बच्चे जब तक उनका लड़का नहीं होता। इससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रही है हमारे लोगों को, एक अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और जैसे मैंने कहा प्री पार्टम और पोस्ट पार्टम डिप्रेशन का भी मसला हो रहा है, वो तो बहरहाल कुछ हार्मोनल फैक्टर की वजह से होता है कि अगर उसमें अगर प्रेगनेंसी में हो, लेकिन बहरहाल ये प्रोलॉन्ग होता है। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन इस वजह से ठीक भी नहीं होता या लेट ठीक होता है, क्योंकि इतनी स्ट्रेस हमने दी होती है। और उसमें फिर दूसरा बात यह है कि अगर टाइम पे जो एक टाइम फ्रेम हमने अनरियलिस्टिक बाजू का सेट किए होते हैं, उसमें अगर प्रेगनेंसी ना हो तो जो कपल है उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। आमतौर पे खवातीन को शायद ताने ना भी दिए जाए, वैसे तो मिलते हैं, वो अपने आप के बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब कर लेती हैं या सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हैं कि मुझ में कोई कमी है। अच्छा, मेल को लगता है कि मुझ में कोई कमी है, और अननेसेसरीली इतनी जल्दी जल्दी मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट एक्सपर्टीज के जो हैं फील्ड के डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर अली मुझे बताइए कि खवातीन तो थोड़ी बहुत स्ट्रेस आउट होती ही होती हैं इन तमाम तर बातों की वजह से कि उनको बोला जाता है खुशखबरी कब है, ये वो सारा कुछ, औलाद क्यों नहीं हो रही है। मर्द हजरात की भी मेंटल कैपेसिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही होती है इन चीज़ों की वजह से, बिकॉज वो इतने आउटस्पोकन नहीं होते ना, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते इतने, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं से सफर कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, मर्द भी सफर कर रहे होते हैं और इक्वल सफर कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी तरफ इशारा किया। देखिए मर्दों और औरतों में जो इस तरह के मसले प्रेशर्स है ना, वो मोर और लेस सेम होते हैं फील करने के हिसाब से। फीमेल में है ये जरा एक्सप्रेसिव है, मर्द हमारे माशरे में जरा मर्द एक्सप्रेस नहीं करता, मर्द रोता नहीं बाय द वे, तो वो एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन अगर कोई शख्स एक्सप्रेस कर दे तो एक तरह से उसका थोड़ा बहुत कैथारसिस हो जाता है, उसको सोशल सपोर्ट भी मिल जाती है, क्योंकि हम अपने मसले डिस्कस करते हैं। मर्द के पास बेसिकली ये इशू है कि उसको कैथारसिस करने की इतनी इजाजत नहीं है हमारी सोसाइटी में, हालांकि होनी चाहिए। मर्द भी परेशान हो सकता है, मर्द भी रो सकता है, जरूरी नहीं है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। बिल्कुल, क्योंकि वो अपने आप के मसले बताएगा तो फिर उसको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। तो बिल्कुल मर्द भी होते हैं
उनमें भी सेल्फ कॉन्सेप्ट का मसला अच्छा, होता है, ठीक उनको है। भी ये लगता है कि शायद कहीं मेरे अंदर कमी तो नहीं है। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ऐसी मिथ हैं, आजकल हमने बना दिया जी कि कंपैटिबिलिटी के इश्यूज हैं जी आपके, और जी फलान, अच्छा बाय द वे फिर एक ये भी मसला होता है कि जी फलान ने कुछ कर दिया हुआ है आपके, हाँ। इस वजह से भी आपका ये नहीं हो रहा, आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अब वो जो एक स्टीरियोटाइप्स जो अब इस तरह की और गलत इंफॉर्मेशन होती है वो तो अब बहुत मसला हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, आमतौर पे ज्यादातर जो कपल्स हैं फिर वो दूसरों को शक की निगाह से देखने लग जाते हैं, अच्छा फलां ने कुछ किया होगा इस वजह से तो फिर हमारा क्या जो है- कर सकते हैं? ये प्रेशर्स तो आने ही आने हैं, ये सारे ट्रॉमेटाइज चीजें होनी होनी है, तो इससे कोप अप करने के लिए हमें क्या टेक्निक्स हम कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो रियलाइज करना ठीक है है। कि एक नॉर्मल स्पैन है। ऐसा नहीं है कि जी अगर आपकी आज शादी हुई है, अगर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये आपको परेशान होने की ठीक जरूरत है। नहीं है कि आपको कोई मसला है। ये एक नॉर्मल कुछ एक स्पैन है मेडिकली कि वो उसको आपको वेट करना ही है, उसके जी। बाद आप कंसल्ट करें। एक तो इस तरह से अपने आप को ओके। काउंसिल करें। दूसरा ये कि आजकल तो माशाल्लाह से टेक्निक्स बहुत अच्छी आ गई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, रिसर्चेस जी, हैं, जी। तो आजकल तो चीजें जो पहले इतनी नहीं हो पाती थी उसके इलाज वगैरह निकल आए हैं। अब तो तीसरी बात बेहतर यह हो गया, है हाँ। कि हमने किसी के साथ कोई दौड़ में नहीं लगना, किसी का मुकाबला नहीं है कि उसके इतने बच्चे हैं तो मेरे भी इतने होने चाहिए, या उसका इतनी जल्दी हुआ तो मेरा भी इतना जल्दी होना चाहिए। हर इंसान की जैसे चेहरे मुख्तलिफ हैं, हर इंसान की Obviously. अपनी फिजियोलॉजी, True, अपने true. मामलात, पर्सनैलिटीज मुख्तलिफ हैं। इस तरह के अननेसेसरी प्रेशर को श्रग ऑफ करें। और बाय द वे जितनी आप अपने आप को स्ट्रेस से बचाएंगे, आजकल जो सबसे ज्यादा मेडिकल इश्यूज है ना उसकी एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस भी है। ये हम फिर किसी दिन बात कर सकेंगे कि कॉर्टिसोल रिलीज होता है, हाँ। तो किस तरह से ये किस चीज तरह की मुख्तलिफ प्रॉब्लम चीजों को होती ये है, हाँ। इफेक्ट करती है। तो आप अपने आप को क्या स्ट्रेस से आपका बचाएं। स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी डिले होना शुरू हो मुख्तलिफ जाती इश्यूज है? हैं, हाँ ना जी, सिर्फ कि मुख्तलिफ ये हो और सकते कि हैं। हमारे जिस्म में जितने भी Hormonal मसले हैं problems होती उसमें हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल है, इम्यून सिस्टम एंड सही, ऑल दैट, बहुत ठीक सारे है। कोई इशू कर सकता है। तो आप जस्ट टेक इट इजी, Okay. कोई रैट रेस नहीं हमारी लगी हुई, ठीक हो है। जाएगा, आप में कोई कमी नहीं है। हाँ। अगर कोई खुदा ना खास्ता मसला भी है तो मेडिकल साइंस ने आजकल बहुत तरक्की कर ली है। वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि मेडिकल साइंस में इस हवाले से क्या क्या सॉल्यूशंस है, जिसको हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कर्टेल किया जा सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके ऊपर हमने बात की है। डॉक्टर निगिना, मुझे बताइए कि आपको भी पता है, आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, कपल्स आते होंगे कि ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसमें क्या क्या आजकल के जो कॉमन रीजंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास जो कपल्स आते हैं ना, और जिनमें कंसीव नहीं हुआ होता, हाँ। उसको अगर हम मेडिकली डिफाइन करें तो अगर कोई कपल 2 इयर्स तक इकट्ठा रहता है, उनका क्वाइटस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे होता है और वो कंसीव नहीं कर पाता, तब हम इसको इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं। अच्छा। अब हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे मुल्क में तो अगर 6 मंथ्स गुजर जाते हैं और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती तो दे से इट के जी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, गो टू अ डॉक्टर। पहले हम मेडिकली इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए पेशेंट को एवेलुएट ज़रूर कर लेते हैं। अच्छा। काउंसलिंग से पहले, काउंसलिंग तो तब करते हैं ना जब उसको एवेलुएशन कर लें कि भाई आपके अंदर कोई इशू नहीं है। हाँ। और यूजुअली जो कपल्स आते हैं उनका पहला जो क्वेश्चन होता है वो भी यही होता है कि डॉक्टर साहब हम सिर्फ ये चेक कराने आए हैं कि वी आर ओके और नॉट ओके। अब वो जो ओके का लफ्ज़ है कि आप ठीक हैं, हाँ। उसके लिए उनकी एक असेसमेंट होती है। अच्छा। उस असेसमेंट में जैसे फीमेल है तो उसमें फीमेल की एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। शी शुड बी लेस देन 35। जो लड़कियां प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हैं उनकी बेस्ट एज 20s है, एंड टू कंप्लीट द फैमिली इट शुड बी लेस देन 35। 35 से पहले आप अपने जो बच्चे करने हैं 2-4 वो मुकम्मल कर लें। ओके। दूसरी बात आ जाती है इम्पोर्टेंट, अच्छा मेल एज इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बंदा 50 का है या 45 का है। फीमेल एज इज इम्पोर्टेंट। नंबर 2 आ जाता है द वेट ऑफ द फीमेल। ओके। अगर जो फीमेल का BMI हम कैलकुलेट करते हैं कि उसका जो वजन है वो किस BMI में फॉल कर रहा है। ठीक है। अगर तो पेशेंट अंडर वेट है तो भी उसका ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। अच्छा। अगर वो ओवरवेट Overweight है तो उसकी भी ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए फिर हम उसको एक डाइट प्लान दे देते हैं सही। कि आपने ये चीजें लेनी है जिससे आपका हेल्थ बेहतर हो जाए। तीसरी आ जाती है कि वो जो वेट का कंट्रोल है उसमें उसकी लाइफस्टाइल क्या है। उस लाइफस्टाइल में क्या स्टेगनेंट तो नहीं है बिल्कुल कि सारा दिन स्क्रीन है, लेटा है, ओवरवेट के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 2 ये है कि जंक फूड तो नहीं है बहुत ज़्यादा। नंबर 3 ये है कि क्या हेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्दी डाइट इंक्लूड है कि नहीं है। आपके जो ग्रुप ऑफ फूड्स हैं क्या वो आप पूरे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। क्योंकि जब आपने प्रेग्नेंट होना है तो जो हेल्थ आपकी
प्रेगनेंसी से पहले वो एक दिन में तो चेंज नहीं हो जानी होगी। हाँ। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्री कंसेप्शनल केयर। अच्छा, तो यानी कंसेप्शन से 3 माह पहले आपने अपनी हेल्थ की ऑप्टिमाइजेशन, अपनी डाइट को मॉडिफाई करना शुरू कर देना। ओके, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपका फोलिक एसिड एडिक्वेट होना चाहिए। 400 माइक्रोग्राम्स जो हैं वो हम देते हैं फोलिक एसिड की अमाउंट बिफोर कंसेप्शन। उसके बाद फिर हम प्रेगनेंसी में इसको बढ़ा देते हैं। सही। नंबर 2, वो अगर आपने डाइट में इंक्लूड करना है तो हर ग्रीन लीफी वेजिटेबल में फोलिक एसिड है। सही, ओके। अगर आप स्मोकिंग करती हैं उसको क्विट करना है। अगर आपका कोई अल्कोहल इंटेक है उसको क्विट करना है। अच्छा, अब ये सोशल स्टिग्मास नहीं है, अब लोग ये चीजें करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हम इनको मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि इन चीजों में हम हिस्ट्री में एक चीज इवैल्यूएट कर लें। तीसरा ये है कि जो आपकी डाइट है उसमें आपके जो फ्रूट्स का कंटेंट है, फाइबर का कंटेंट है, वो कितना है, आपका HB कितना है, हीमोग्लोबिन कितनी है, कहीं आप एनीमिक तो नहीं है। अच्छा, कुछ लड़कियां डायबिटिक होती हैं, उनको हम पहले से उनकी डायबिटीज कंट्रोल कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि शुगर वाला पेशेंट कंसीव नहीं कर सकता, वो कर सकता है, लेकिन पहले उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट होता है। इंपॉर्टेंट है। फिर थायराइड डिजीज का पेशेंट है, उसका TSH लेवल नॉर्मल होना चाहिए। PCOS का प्रॉब्लम है लड़कियों में। हाँ। फिर अगर लड़कियों में हार्मोनल इश्यूज है उसकी तरफ आते हैं तो उसमें हम पीरियड्स की हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है। अगर पेशेंट को 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आते, ओलिगोमेनोरिया है, ब्लीडिंग का अमाउंट बहुत कम है, चेहरे पे बाल आने शुरू हो गए हैं, एक्नी होनी शुरू हो गई है, तो हम उसको कंसीव कराने से पहले थोड़ा सा ट्रीट कर लेते हैं। उसमें भी वेट की ऑप्टिमाइजेशन, पीरियड्स का साइकिल रेगुलर, और फोलिक एसिड की अमाउंट, और एक खास हमारे विटामिन्स होते हैं जो हम देते हैं फॉर पॉलिसिस्टिक ओवरी के। ठीक है। अच्छा, अब फीमेल को आपने एवेलुएट कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द मेल। ओके, क्योंकि कपल है ना, जब भी इनफर्टिलिटी के लिए आना है वो कपल है। कपल ने आना है, सिर्फ खवातीन को नहीं आपने भेजना है। माँ के साथ नहीं आना। यूजुअली तो होता ही यही है ना हमारे यहाँ पे, हालांकि मर्द में भी बांझपन हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी साइंटिफिकली कि 25% ठीक है मेल रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए। अच्छा, ठीक है। ओके। अब वो जो 25% हमारी पॉपुलेशन है, वो एग्जाम में टेस्टेड रहती ही नहीं, वो रहती नहीं है। वो कहता है जी अगर चूंकि मैं हेल्थ वाइज ठीक हूँ और मैं सेक्सुअली ठीक हूँ तो मुझे तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हालांकि आप ये देखें कि जब आपने आईसाइट चेक नहीं कराई, आपको कैसे पता चलेगा कि इशू है। इसी तरह से जब आपने सीमन एनालिसिस कराया नहीं, फिर उसमें हमारा WHO का क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया पे अगर आपका सीमन एनालिसिस फुलफिल होता है तो यू आर एन एक्टिव पार्टनर। ठीक है। अच्छा, अगर उसमें भी माइल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक मोटिलिटी में इशू है, कोई पस सेल्स हैं, अच्छा ये बड़े आसानी से ट्रीट हो जाते हैं। पस सेल्स के लिए आप एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है ना, उसके लिए आपके जाके तशखीस करानी है कि आपको प्रॉब्लम है क्या है। बिलीव के मेरे पास जितने कपल्स आते हैं फीमेल सारे टेस्ट करा लेंगे। हाँ, लेकिन मर्द जो है ना एक भी टेस्ट नहीं कराएगा। और अगली दफा तक मैं जब उनसे पूछूंगी ना बेटे हस्बैंड का टेस्ट, जी वो अभी मान नहीं रहे। जी वो कह रहे हैं अभी मैं घबरा रहा हूँ जी, मैं क्यों, क्योंकि अच्छा मेल के अंदर भी मुझे लगता है शायद से ज्यादा ना ईगो फैक्टर आ जाता है। मेल ईगो अगर मुझे लग गया कि मेरे टेस्ट में कोई इशू है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे नाम लेबल लग जाए। सो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, ये मेडिकल में तो मेडिकल तो कुछ रीजंस हो सकते हैं कि मेडिकल के अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी इनफर्टिलिटी हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मतलब मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं क्या? अच्छा नहीं, ये जो मिथ्स की आप बात कर रही हैं कि नहीं, उसमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जी इनफर्टाइल किसी कपल से मिल लेंगे तो आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होगी, या अगर ऐसी लड़की जिसके बच्चे जाया हो जाते हैं तो उससे आप मिल लेंगे। इंडियंस जो हमारे हिंदुआना एक चल रहा है ना, वो है ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसा हमारे ठीक है। मतलब इनफर्टिलिटी में जो हमने अभी एलेबोरेट किया है चीजें वो ही इनकॉर्पोरेट होती हैं। अच्छा, फिर ये देखो कि अभी हमने प्री कंसेप्शन पे बात की है ना, हमने चीजें ऑप्टिमाइज कर ली। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद आ जाता है कि हमने इवैल्यूएशन मेल की कर ली, हमने फीमेल के 3 कंपोनेंट्स देखने, हार्मोनल हमने देख लिया, हमने यूट्राइन फैक्टर देख लिया कि यूट्रस में कोई रसौली नहीं है, कोई पॉलिप नहीं है, उसके मुंह के ऊपर कोई रसौली नहीं है, या उसके जो वॉल्स हैं वो ठीक हैं। ये एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज अच्छा, ये भी फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है खवातीन के अंदर। एक पेशेंट आई तो उनका 9 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था एंड दे वर विलिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो वो कह रहे थे जी निकालना जरूरी है। बिल्कुल जी, फाइब्रॉइड की भी टाइप्स हैं आगे। हर फाइब्रॉइड निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी को अफेक्ट करते हैं, उनको निकालना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, आपने यूट्राइन फैक्टर इवैल्यूएट कर लिए। सेकेंडली आ जाता है हार्मोनल, जो कि हमने इवैल्यूएट कर लिए।
थर्ड आ जाता है कि आपने उसकी ट्यूबल फैक्टर को देखना है। अच्छा, ट्यूबल फैक्टर प्राइमरी इनफर्टिलिटी में यूजुअली इतना यानी 2 साल हो गए हैं, हाँ। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट शुरू करना है तो उससे पहले ट्यूब्स को वैल्यूएट होना ज़रूरी है। जितने कपल्स आते हैं उनको बेइंतहा दवाइयाँ इंजेक्शंस दिए गए होते हैं विदाउट वैल्यूएशन कि उनकी ट्यूब्स नॉर्मल है कि नहीं। अच्छा, अगर ट्यूब्स ब्लॉक आ जाती हैं तो उन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स का फायदा ही कोई नहीं है। ठीक है। सो आपने सबसे पहले जो मैंने बात की कि वैल्यूएशन ऑफ अ कपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, और 25% फिर कपल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वजह ही कोई नहीं होती, वो फिर अल्लाह की तरफ से नहीं, आ रहा उसको भी हमारी साइंस की ज़बान में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। ओके, जिसको हम लोग कह देते हैं कि अल्लाह की तरफ से डिले आ रहा है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है उसका भी ट्रीटमेंट है। ओके, और उस ट्रीटमेंट में हम ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के जरिए पेशेंट को हेल्प करते हैं। वाओ। सो मेरा ख्याल ये है कि हेल्प हर चीज की अवेलेबल है, बस आप सही डायरेक्शन में, सही वे में यू हैव टू गो एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड। ओह वाओ, मतलब अब हर चीज का, हर प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास, बस ये है कि लोग आते नहीं है। बिल्कुल, लोग आते नहीं है। फिर हमारे पास ये करते हैं कि अगर हमारे पास सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, वो उसका मतलब ये होता है कि आपका एक बच्चा हो गया, और 5 साल नहीं हो रहा, आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही। ठीक है। तो फिर हम उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो एक है ट्यूब्स और दूसरा है इन्फेक्शन, जो हमारे मुल्क में सबसे कॉमन है। तो ट्यूब्स को वैल्यूएट करें, इन्फेक्शन को ट्रीट करें, यू कैन कंसीव। अच्छा, ठीक है। ये कंसीव करने से पहले ये तमाम तो चीज़ों को देखना पड़ता है। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, PCOS का प्रॉब्लम, हार्मोनल का कोई भी, पहले उनको ट्रीट करेंगे, देन यू हैव टू गो टू वो वाला प्रेगनेंसी वाला जो ट्रीटमेंट होता है उसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये बात थी जनाब के अगर बांझपन का शिकार है भी है तो उसका भी अब इतना अच्छा एडवांस ट्रीटमेंट आ चुका है कि कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने जाना है एक अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जो कि आपको अच्छा गाइड कर सके। तो डॉक्टर नगीना राशिद हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर नगीना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और आप यहाँ पर आई, इसके हवाले से हमने बात की है और यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं अब लाहौर शहर के जो हस्पतालों की हालत ज़ार है ना उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हस्पतालों में ना ही अद्वियात हमें मिलती है, ना ही वेंटिलेटर्स हैं और बाकी सामान की भी किल्लत वहाँ पर मौजूद है। तो क्या सूरत हाल है, कब तक ये पूरी की जाएंगी तमाम तर चीज़ों को? हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, हमारे जो महकमा सेहत है वो इस हवाले से क्या करे, मिनिस्टर्स इस हवाले से क्या क्या इकदाम ले रहे हैं? तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद बिलाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बिलाल, बताइए लाहौर शहर के जो अस्पताल हैं, गवर्नमेंट अस्पताल, उनकी क्या हालत ज़ार है? मुनीबा, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि रिवैम्पिंग का इशू था ही, लेकिन इस वक्त जो बड़ा इशू मौजूदा हुकूमत को फेस करना पड़ा है या वो फेस करवा रहे हैं वो है जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनकी लाइबिलिटीज के बहुत बड़ा इशू है। पेंटिंग जो लाइबिलिटीज है वो जब निजी कंपनियां जिन्होंने अद्वियात देनी है या सर्जिकल का सामान देना है, अगर वो उनको प्रॉपर उनकी जो लाइबिलिटी है वो उनको नहीं मिलेगी तो फिर अल्टीमेटली इफेक्ट जो है ये लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अस्पतालों में आ रहा है। इसी वजह से मियो हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, PIC हॉस्पिटल, इस सब में जो सबसे बड़ा इशू है वो पेंडिंग लाइबिलिटीज का है, बजट का है। बजट जो है वो इशू नहीं किया जा रहा, उनको अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये जो मसला है ये आता रहेगा। जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाएगा तब तक ये जो अद्वियात की किल्लत है ये मददसूर कायम रहेगी। परसों भी एक न्यूज चली थी कि सर्विस अस्पताल के अंदर जो ICU की जो चीजें हैं वो नहीं है, लेकिन कल जब मेरी MS साहब डॉक्टर आबिद गरीब से बात हुई तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमने इस वक्त ICU के अंदर बामुश्किल से जो तमाम तर जो इक्विपमेंट है ये मुकम्मल किए हुए हैं, पेशेंट्स को दे रहे हैं। नए ऑर्डर भी जो सप्लाई ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं। जैसे ही वो नए ऑर्डर आएंगे तब तक मजीद जो टेंशन है सबसे अस्पताल की वो हो चुकी होगी और इस वक्त ICU समेत इमरजेंसी में भी मरीजों को
मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमने एडिशनल बजट लेकिन बिलाल, जो सर्विसेज हॉस्पिटल में आईसीयू में कह रहे थे, पिछले दिनों खबर आई हुई थी कि जी ज़रूरत का सामान नहीं है, आप ही ने ब्रेक की थी, कल की ये खबर है, तो क्या अब वो प्रोवाइड किया जा रहा है? अब वो है वहाँ पर आईसीयू में सामान सर्विसेज हॉस्पिटल में? बिल्कुल मुनीबा, उसमें सबसे बड़ी रीजन ही यही है कि इस वक्त सूरत के हाल से दो चार है, मुश्किल से गुजारा जो है वो किया जा रहा है। जहाँ से एक आईसीयू के अंदर या इमरजेंसी के अंदर फ्री में अद्वियात दी जाती थी, हर एक पेशेंट को दी जाती थी, ऑफर दी जाती थी, तो उसमें अब थोड़ा सा खलल आ गया। तो उस वक्त इस समय में ये होता है कि वो जो नर्सेज होती है या पैरामेडिकल स्टाफ होता है तो वो भी अपना हाथ जो है ना ये रोक लेता है। अच्छा। तो एमएस जो आबद हो रही है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है हम इस तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, भरपूर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। मरीजों का लोड भी बढ़ रहा है, नए ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं, गवर्नमेंट से बजट भी मांग रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिनकी लाइबिलिटीज है उनको आजकल में उनको जो है ये दे के उन कंपनियों से नए जो परचेज ऑर्डर है उनको वो भी दे दिए जाए, ताकि नई जो सप्लाई है वो भी बर वक्त आ सके और बर वक्त मरीजों को जो अद्वियात है वो मिल सके। क्योंकि जब तक जो सामान नई कंपनियां प्रोवाइड नहीं करेंगी तब तक ये जो किल्लत है ये सामने ये इनको इसका सामना करना पड़ेगा। तो मैं इस हवाले से जो सेक्रेटरी सेहत है, मिनिस्टर हेल्थ है, जो एमएस और प्रिंसिपल्स हैं, मैं इनको भी ये कहता हूँ कि जो कंपनीज हैं इनकी लाइबिलिटी सबसे पहले प्रेफरेंस देश से क्लियर करे, ताकि अच्छे तरीके से जो रूटीन के साथ जो कंपनीज हैं वो अपने ऑर्डर सप्लाई चेन बहाल हो सके और मरीजों को जो अद्वियात है, ये जो सर्जिकल का सामान है वो मिल सके। होता है इसमें यह है कि जब तक प्रॉपर जब कंपनीज अपना सामान डिलीवर नहीं करती तो उस वक्त बजट तो बच जाता है, जो समटाइम लैप्स भी हो जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट गरीब मरीजों को आता है। तो हमने बजट बचा के इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का क्या करना है, इस वक्त जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज शरीफ, उनका भी यही मकसद है कि जो गरीब है उसको दहलीज तक तिब्बी सहूलियत फराहम की जाए। तो जब अस्पताल के अंदर मरीजों को इमरजेंसी में या आईसीयू में मुश्किलात पेश आएंगी तो फिर तो ये जो है ये बड़ी नाजुक सूरत हाल होगी, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम जो सिचुएशन होती है वो आईसीयू में और इमरजेंसी के अंदर ही होती है। तो लिहाजा इसमें लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अस्पतालों को सेक्रेटरी सेहत और सीएम ऑफिस को भी चाहिए, फिनांस डिपार्टमेंट को भी, इनको थोड़ा सा जो है इशू इस मसले को हल कराएं, इनके बजट को जारी करवाएं ताकि जो पेंडिंग लाइबिलिटीज है वो भी खत्म हो, एडिशनल इनको जो बजट है वो भी दिया जाए ताकि अस्पतालों का जो नज़्म ज़ब्त है वो बेहतरीन तरीके से चल सके। तो इस हवाले से जो सूबाई वज़ीर सेहत है ख्वाजा सलमान खलील, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस वक्त हमारी भरपूर जो कोशिश है वो यही है कि अस्पतालों को स्ट्रेंथन किया जाए। मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स है वो भी इस वक्त सेहत यामा के हवाले से शुरू की जा चुके हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलकर जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जो सहूलियात है 5 वो भी शुरू कर दी गए हैं। हार्ट के हवाले से बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं। तो उसमें इस वक्त सिचुएशन यही है कि जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो ले, लेकिन इसके साथ साथ अस्पतालों को भी जो मौजूदा अस्पताल है, जो पुराने अस्पताल है, उनकी भी हालत ज़ार बेहतर होनी चाहिए, उनका भी जो है ना ऑडिट होना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है और वहाँ पर मरीज़ जो है वो खार तो नहीं हो रहे, उन्हें सहूलत मिल रही है सेहत की अच्छे तरीके से कि नहीं मिल रही है। बाकी इनिशिएटिव्स भी साथ साथ लेने चाहिए, विच इज़ वेरी गुड कि किडनी ट्रांसप्लांट और बाकी हार्ट के हवाले से भी ये सारी चीज़ों को कर्टेल करने के हवाले से इनिशिएटिव्स ले रही है हमारी हुकूमत। तो मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे जो सरकारी हस्पताल है उनकी हालत के हवाले से हमें बता रहे थे कि किन किन चीज़ों की किल्लत है। तो बिलाल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं हमारे दिलों के साथ जो खेला है ना कल हमारे प्लेयर्स ने, कि जिस तरह हम टीवी के आगे बैठकर इफ्तिताही तकरीब हमने देखी उससे पहले, और फिर कल के दिन का इंतज़ार था कि कब जो है ना वो टाकरा होगा, मुकाबला होगा पाकिस्तानी टीम का, वो मैदान में उतरेगी इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के पहले मैच में, और हम जो है ना वो शिकस्त फाश करेंगे अगली जो न्यूजीलैंड की टीम है। पहले तो ट्राई नेशन में उन्होंने हमें शिकस्त दी, उसके बाद कल दोबारा से उन्होंने हमें शिकस्त दे दी है। तो पहला आगाज़ ही जो है ना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का वो बहुत ही अफसोसनाक मैं तो कहूँगी कि हुआ है, कि दिल दुख गए हैं हमारे कि हमारे प्लेयर्स ने किया क्या है। ना ही बैटिंग चली है, ना ही हमारी बॉलिंग वहाँ पर कोई काम दिखा सके, और ना ही हमारी फील्डिंग ने कोई काम दिखाया है। मतलब मुझे नहीं समझ आई कि हमारे प्लेयर्स उस टाइम कर क्या रहे थे। तो क्या सूरत हाल रही है पहले मैच में ही, आगाज़ में ही चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हमारी इतनी ही बुरी परफॉर्मेंस रही है, तो आगे क्या होगा,
क्या इन्होंने प्लान किया है, अब किस तरह स्ट्रैटेजी तब्दील की जाएगी, क्या मामला होगा, इस पर बात कर लेते हैं। उसामा गौरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उसामा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। उसामा, बताइए कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे आप? हम तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि चले कोई बात नहीं, ट्राई नेशन सीरीज़ अगर हम हार गए हैं तो हम जो कम बैक करेंगे, हमारा जो पहला टाकरा होगा, पहला मैच होगा, उसमें हमारे प्लेयर्स बड़े ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और हम जो है ना पहला मैच ही जीत जाएंगे। लेकिन हम आगाज़ में ही हमने हार मान ली है और हम नाकाम हो गए हैं। देखिए मुनीबा, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जब ट्राई नेशन सीरीज हारा था तो तब ही उसकी तैयारियों की कली खुल गई थी, क्योंकि कोई इतनी बड़ी तैयारियां नहीं थी हमारी टीम की जाने से। लेकिन उसके बावजूद भी हम पुरुमीद थे उसामा के शायद हम लोग अच्छा जो है ना वो परफॉर्म करें और कम बैक करें। बिल्कुल, आपने वो ठीक ही कहा कि हमें उम्मीदें थी और जिस तरह पूरी कौम को उम्मीदें थी कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, पहला मैच है, फिर होम ग्राउंड में है और इतने सालों बाद कोई बड़ा इवेंट है पाकिस्तान में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम रात वो टीम थी नहीं जो कभी जीतती है। रात को पता नहीं उस टीम की बॉडी लैंग्वेज कहाँ थी, उस टीम का मोरल कहाँ था, उस टीम का इंटेंट कहाँ था। किसी खिलाड़ी ने कोई इंटेंट शो नहीं किया सिवाय एक दो खिलाड़ियों के। सलमान अली आगा ने एक इंटेंट शो किया कि वो जीतने के लिए खेल रहे थे। बाकी नंबर 1 बैटर से लेकर आप बात करें आखिरी बल्लेबाज तक, तो कोई एक बल्लेबाज ऐसा नहीं है जिसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा हो कि वो जीतने के लिए आया है। कोई बॉलर ऐसा इंटेंट शो नहीं कर सका, कोई फील्डर ऐसा नहीं कर सका। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इतने बड़े मुकाबले में, इतने बड़े इवेंट के पहले मुकाबले में आपकी टीम की ये हालत है। और चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट ऐसा है कि अगर आप एक मैच हारेंगे तो आप ऑलमोस्ट जो है वो इवेंट से बाहर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए अब आगे बहुत ज्यादा मसाइल हैं, क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान का इंडिया के साथ 23 फेब को है। उसके बाद पाकिस्तान का एक ही मैच है। अब पाकिस्तान के लिए 2 और 2.5 की सिचुएशन है कि अगले दोनों मैचेस हर सूरत आपने जीतने हैं तो फाइनल 4 में आना है, वरना आप सिचुएशन से पहले ही बाहर होने की जानिब गामजन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से रात को इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। बड़े सवालात उठते हैं टीम मैनेजमेंट पर, टीम पर के उन्होंने क्या किस किस्म के सिलेक्शन। अच्छा, हमने जैसे पहले शुरू में हमने बड़ी जो विकेट्स थी वो भी ले ली थी, हमारे बॉलर्स ने उनको आउट भी कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को, और इब्तदाई विकेट्स जब उन्होंने गंवा दी तो हमें थोड़ा सा हमारा मोराल अप हुआ कि शायद हम जीत सकते हैं। लेकिन वो विकेट्स लेने के बावजूद भी हमारी बॉलिंग काम नहीं की हमने, और फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट हमें दे दिया 321 का। 320 उन्होंने किया, 321 हमारा टारगेट था और हमने क्या किया है, हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। मसला सारा कंटिन्यूटी के और कंसिस्टेंसी के। आपने एक विकेट ली है, उसको आप उस अटैक को जारी नहीं रख सके, उस कल को जारी नहीं रख सकते। और बड़ी ऑर्डिनरी कप्तानी की गई मोहम्मद रिजवान की जानिब से। कल बॉलर जिस तरह से उन्होंने चेंज किए उसकी कोई समझ नहीं आई। और कल 10 आखिरी ओवर में हमारे कप्तान तो सिर्फ 2 रन बना सके हैं, 3 रन बना के वो आउट हो गए। कल जो 10 आखिरी ओवर है ना, उनमें पाकिस्तान को 113 रन की पढ़ाई बर्दाश्त करना पड़ी और ये मुसलसल हो रहा है। पिछले 4 मैचेस का डेटा निकाल कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 10 ओवर्स में आपको हर मैच के 10 ओवर में 100 से प्लस स्कोर हो रहा है। तो मसला पाकिस्तान ठीक है, 10 ओवर में पाकिस्तान पता नहीं हमारे जो 10 ओवर स्पेशलिस्ट हारिस रऊफ है उनसे क्या हम उम्मीदें कर लेते हैं और वो क्या कर जाते हैं उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो लाइन और लेंथ भूल जाते हैं कभी कभार और उनको समझ नहीं आती। और इसी तरह हमारे साथ मसला हमारे फील्डर्स के साथ किया और 321 रन का जब बड़ा टारगेट आ गया तो हमारे साथ एक और मसला हो गया कि हमारे ओपनर इंजर्ड हो गए। फखर जमान वो ओपनिंग के लिए नहीं है, वो चौथे नंबर पर बैटिंग गई है। तो हमारे साथ एक यही मसला था क्योंकि हमने मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को ओपनर भेज दिया जो बिल्कुल इस पोजीशन के लिए रेडी नहीं था। वो ऑल ऑफ सडन था। एक प्लेयर को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वो जल्दी आउट हो गए जिस वजह से प्रेशर आ पड़ा और कप्तान मोहम्मद रिजवान भी आउट हो गए। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल थी। कल की चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ और उसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से जो है ना वो शिकस्त से फाश किया है। उसकी सारी सूरत हाल थी, कहाँ पर हमने लैग किया, हमारी बॉलिंग कैसी थी, हमारी बैटिंग कैसी थी। तो ये सारे मामला थे जिसमें हमारी अब जो है ना जनाब वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो गई है कि आगे हम मैचेस जीतेंगे तभी हम क्वालिफाई कर सकेंगे। और आपको पता है कि संडे को जो है ना वो टाकरा होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया का, तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है कि जनाब क्या सिचुएशन बनेगी। अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, पुरुमीद रह सकते हैं कि संडे
फेक को और हम जो है ना उनको मात दे सके, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या बनता है फिर हमारा। दुआएं जो है ना हमारी उनके साथ ही, अपने प्लेयर्स के साथ, लेकिन उनको भी परफॉर्मेंस अच्छी करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पुलिस के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारी तजुर्बाती पुलिस ना एक और तजुर्बा करने जा रही है। जराइम को रोकने के हवाले से एक और कह ले कि यूनिट बनाने की कोशिश की जा रही है। उसका ढांचा जो है वो तैयार कर लिया गया है और तमाम तर जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको भी देख लिया गया है कि उसमें कितने जो मुलाजिमीन चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितने अफसर चाहिए, कौन कौन किस पोस्ट पे होगा। ये भी पूरी कह ले कि प्रोसेस जो है ना वो हो चुकी है। तो इसका नाम है CCD के क्राइम कंट्रोल यूनिट बनाया जा रहा है। इससे वाकई क्राइम कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितना क्राइम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है ना शहर लाहौर में, उसके आगे हमारे जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, पुलिस की जितनी भी जो चल रही है ना वो फेल हो चुकी है। पुलिस तो इनके आगे फेल हो गई है। तो अब इस यूनिट के बारे में बात करते हैं कि किस तरह किस तर्ज पे इस यूनिट को बनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी, किस तरह के कवानीन होंगे इसमें, और ख़ास तौर पर क्राइम को कंट्रोल करेगी ये वाले यूनिट के नहीं करेगी। तो इस पर बात करने के लिए मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। मुदस्सिर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मुदस्सिर साहब, एक और तजुर्बा करने जा रही है हमारी पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट पहले बहुत सारे तजुर्बात कर चुकी है। एक और एक्सपीरियंस है, एक और तजुर्बा सही, वो चाहे कामयाब हो या फिर नाकाम हो वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये तजुर्बा सही है कि नहीं, क्राइम कंट्रोल होगा इससे? बिल्कुल। देखें, ये सबसे पहले लाहौर न्यूज़ का कैरेक्टर है कि सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक की कि लाहौर में एक जो है वो नया यूनिट बनाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तजर्बाती पुलिस है, एक और तजर्बा करने जा रही है। ठीक है, तो अवाम के टैक्सों से जो है वो एक और तजर्बा जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, आप देख लें कि पहले जो जितने तजर्बे किए मैं उसकी बात कर लेता हूँ। एलीट फोर्स बनाई गई। किसके लिए बनाई गई? एलीट फोर्स इसलिए बनाई गई कि वो डाकुओं को पकड़ेगी, हार्ड क्रिमिनल्स को पकड़ेगी। अच्छा, अब आपने कभी उस एलीट फोर्स का नाम भी नहीं सुना मैंने तो आज तक। नहीं, कभी भी नहीं देखा। उसका एडिशनल आईजी रहता है। अच्छा, वो पूरा सेटअप है। ओके। कोई 2500-3000 बंदा है उसका। अच्छा, वो काम क्या करती है? वो सिर्फ काम करती है कि उसने वीवीआईपी लोगों को प्रोटोकॉल देना है। अच्छा, वो प्रोटोकॉल वाली पुलिस बन गई है। वो क्राइम पेशा अफराद को नहीं पकड़ी, वो प्रोटोकॉल दे रही है। प्रोटोकॉल जो है वो बन गई है। ठीक है, वो बनाई गई थी कि आपने हार्ड क्रिमिनल्स को पकड़ना है। तो फिर उसका नाम चेंज कर देना चाहिए, एलीट पुलिस के बजाय प्रोटोकॉल पुलिस कर देना चाहिए। बड़ी दफा ये डिस्कस हुआ है कि उसका नाम जो है वो कर दिया जाए वीवीआईपी प्रोटोकॉल फोर्स। क्या बात है, वाह जी वाह। तो लेकिन बदकिस्मती है कि जिसको हार्ड क्रिमिनल्स डाकुओं को पकड़ने के लिए बनाया गया, आवाम के टैक्सों से बनाया गया, वो वीवीआईपी लोगों को प्रोटोकॉल्स दे रही है। और उसकी आप ट्रेनिंग देख लें, एलीट की इतनी अच्छी ट्रेनिंग है। अच्छा, इतने अच्छे जो हैं वो उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है लड़कों को। वो जैसे कमांडोज है ना, कमांडोज की उसकी ट्रेनिंग होती है, उस पर बड़े जो है वो एक्सपेंडिचर आते हैं। लेकिन बात पता है क्या, अब बड़ा अफसोस होता है जब देखते हैं काम क्या लिया जा रहा है। ठीक है, अब ये भी फोर्स बनाई जा रही है। एक और तजर्बा पहले उन्होंने फ्रंट डेस्क बनाए कि अवाम को रिलीफ देने के नाम से कि जी फ्रंट डेस्क आएंगे, उससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब ये कर क्या रहे हैं? काम कहते हैं, पहले ये सोचते हैं कि अच्छा ये कान को इस तरफ पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं दूसरी तरफ पकड़ना है। फिर ये कहते हैं नहीं ये गलत पकड़ा था, अब ये नीचे से पकड़ना है। फिर कहते हैं नहीं ये कान दूसरी तरफ पकड़ना है, ऊपर पकड़ना है। तो ये मैं वैसे ना मुझे 14-15 साल हो गए हैं पुलिस को डील करते हुए। बड़ी जो है ना वो जब कोई ये नया इनिशिएटिव शुरू करते हैं तो पहले तो कहते हैं कि शायद कोई नई चीज़ हो जाए कि आवाम के लिए की जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है आवाम के टैक्सों के लिए पैसे के लिए होती है। अब ये देखिए CCD क्राइम कंट्रोल यूनिट, ठीक है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD। ठीक है, ये अब इन्होंने पूरे पंजाब में जो है वो फैला दिया। पहले इसके क्या था, CIA थी, फिर उसको ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में तब्दील किया, फिर अब CCD बना दिया। अब ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को CCD बना दिया। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जितने भी DSP अब वो उसको डिपार्टमेंट के तौर पर चलाएंगे। डिपार्टमेंट के तौर पर चलाएंगे। अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि एक IG है, इसके साथ एक पैरेलल IG बना दिया है CM पंजाब में। अच्छा, पैरेलल IG, एडिशनल IG, उसको CCD कहेंगे।
वो सहेल जफर चट्टा को लगा दिया गया। नीचे वो अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अपना सेटअप बना रहे हैं, ठीक है। और उसके नीचे एक डीआईजी ऑपरेशन होगा, एक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर एक एसएसपी ऑपरेशन होगा, फिर एक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन होगा। लाहौर में इसी तरह एक सेटअप होगा, लाहौर में एक डीआईजी होगा, उसके नीचे 2-3 एसएसपी होंगे, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन, ठीक है। ये नीचे जो है वो उसके एसएसपी होंगे, नीचे फिर उसके डीएसपी होंगे। एक मेरे ख्याल में वो दे रहे हैं एडमन का भी एसपी दे रहे हैं, ठीक है। एक पीएसओ भी होगा उनका, यानी कि पूरा सेटअप दे रहे हैं, पूरी पैरेलल फोर्स खड़ी कर रहे हैं। अब देखिए ये जो पैरेलल फोर्स खड़ी कर रहे हैं, अब जिलों में इसका सेटअप भी दे रहे हैं। हर जो बड़ी रीजन है उसमें एसपी होगा, अच्छा। और छोटे बड़े ए कैटेगरी के ज़िलों में डीएसपी होगा ज़िले में, और छोटे सी कैटेगरी के ज़िलों में भी, बी कैटेगरी ज़िलों में भी एक ऐसे डीएसपी होगा। अब मसला यह है कि आप उनके टीआरओज भी तय कर लिए हैं इन्होंने। टीआर जो है कि अगवा बरतान, उसके अलावा ज़्यादती के जितने भी केसेस हैं, सौडमी के केसेस हैं, उसके अलावा डिकेटी कत्ल है, उसके अलावा घरों में डिकेटी जो बड़ी वारदातें हैं, मोटरसाइकिल चोरी है, मंशात है, उसके अलावा कब्जा माफिया, भत्ताखोरी भी हाँ, और उससे मैं बताऊँ कब्जा माफिया भी इनको दे दिया गया है। अच्छा। कि कब्जे की अगर कोई कॉल चले तो वो भी यही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लड़ाई पता है क्या शुरू हो गई है? लड़ाई पुलिस अफसरान की आपस में शुरू हो गई। क्यों? वो इसलिए शुरू हो गई है कि सारा कुछ तो इनको दे दिया है। अच्छा। अब लाहौर पुलिस ने क्या करना है? ओके। जिलों की पुलिस क्या करेगी? ठीक है, ठीक है। अब वो उन्होंने इसकी मुखालफत शुरू कर दी है। लाहौर पुलिस ने और जिलों के जो डीपीओज ने उन्होंने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। अच्छा। अब जब जैसे नहीं तो क्या ये इख्तियारात उनको दिए जा रहे हैं? सारे इख्तियारात तो सीसीडी को दिए जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ लिख के कानून साजी करके जो है वो सीसीडी को दिए जा रहे हैं। अब उन्होंने जो है वो इसकी मुखालफत शुरू कर दी है जिलों के पुलिस अफसरान ने। अब जैसे ही सीएम को पता चला, सीएम ने आईजी को कहा कि जो डीपीओज सीपीओज इसकी मुखालफत कर रहा है उसको ओहदे से हटा दें। ठीक अच्छा। है। अब आईजी साहब ने चट्टा साहब को, जफर चट्टा साहब को साथ बैठाया, ठीक है। उसने कहा कि जो जिनको ये फोर्स पसंद नहीं है या जिसकी मुखालफत करना वो घर चले जाएं, वो मुझे बता दे, हाथ खड़ा कर दे। अच्छा। ठीक है, ये कहा कि हाथ खड़ा कर दे। अच्छा। अब कौन ही हाथ खड़ा करते हैं? सारे अंदर से तो आपकी रिकॉर्ड में आगे बताऊं कि सीसीपी लाहौर भी खिलाफ है, आईजी भी खिलाफ है। अच्छा, ठीक है। लेकिन सब कौन कहेगा कि मुंह पे कि हाँ हम खिलाफ है? पोस्टें बचाने के लिए कहते हैं कि किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। ठीक है। फिर उसने आई साहब ने कहा कि जी इस फोर्स को, इस नए यूनिट को हमने सपोर्ट करना है। ठीक है। अब देखें कि इसके पास क्या बचता है ज़िलों की पुलिस के पास। अगर ये सारा कुछ अगर इनको दे देते हैं हार्ड क्रिमिनल्स पकड़ने के लिए, मंशात फरोशी भी दे दी है। देखो मंशात फरोशी तो हमेशा फिर सिर्फ रह जाता है इक़दाम कत्ल का, एक रह जाता है, या फिर रह जाता है 406 का। अच्छा। जो थानों की पुलिस करेगी, 499F और 506 भी, यानी कि छोटे छोटे मुकदमा रह जाते हैं, बाकी सारा कुछ उनके पास चला जाता है। अब थाने भी उनको बना के दे रहे हैं, लहदा से थाने बनाए जाएंगे। अब इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स हर चीज़ के होते हैं। अब इसमें डीमेरिट्स ये है कि आपने इनको अगर पर्चा करने के इख्तियारात दे दिए हैं, अब कत्ल किसी जगह पे हो जाता है, थाने की पुलिस जाएगी, ये जाएंगे, फिर कौन जाएगा? थाने, मुतलका थाने की पुलिस जाएगी या फिर ये जाएंगे, फिर पर्चा किस थाने में होगा? अगर पर्चे के इख्तियारात आपने इनको भी दे दिए, हाँ। ठीक है, अभी तक ये चीज़ें तय होना बाकी है। ये अनक्लियर चीज़ें हैं। और ये ना इनकी आपस की जो है ना वो चपकलिश जो है ना वो, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, कंफ्यूज आ जाएंगी, और ये आपस में तय नहीं हो पाएगा कि कौन सी चीज़ें जो है वो ये करेंगे, कौन सी वो करेंगे। टीआर तो बनाए जा रहे हैं कि आप देखें ना, एक चीज़ का अगर इख्तियार आप दोनों को दे देंगे, मसलन आपने टिकटी कत्ल का दोनों को इख्तियार दे दिया कि आप दोनों ने करना है, तो फिर दोनों ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे कि मैं करूँगा एक एक। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स है। अच्छा। इस हवाले से जब तक इसको दूर नहीं किया जाएगा, फिर ये कि फंड्स का भी है। फंड्स जो पैरेलल आईजी आया है वो कह रहा है कि मैंने तकरीबन जो है वो तीसरा हिस्सा फंड भी लेने हैं, ठीक है। फोर्स को नई भर्तियां भी करनी है। अब 5,4500 कारपोल्स भर्ती करने हैं, और उनकी तनख्वाह कितनी होनी है? उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपया रखनी है उन्होंने। वाह जी वाह, क्या बात है। तो कारपोल्स ये ना सारे लाहौर पुलिस वाले उठ के इधर आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने उधर जाना है। लाहौर पुलिस तो ये कह रही है कि हमें उधर भेजें। वो कहे कि यहाँ पे अच्छी तनख्वाह है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। बिल्कुल, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें उधर भेजें ताकि हम अच्छी तनख्वाह मिले, हमें अच्छे फैसिलिटेट मिले, अच्छी गाड़ियाँ मिलें, अच्छे कमरे मिलें। मसला ये है कि ये एक्सपेरिमेंट पहले भी होते रहे हैं। देखिए ना, लीड फोर्स एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था, CCD की तर्ज पर, CTD
जो सिर्फ दहशतगर्दों को डील करती है उसकी तर्ज पर इस ग्रुप को बनाया जा रहा है, इस डिपार्टमेंट को बनाया जा रहा है। सीसीडी के पास सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं, वो या तो दहशतगर्दों को डील करती है, ठीक है, या फिर 4th शेड्यूल में जो होम डिपार्टमेंट डालता है, जिनको सेक्रेटरी होम डालता है, उनको डील करती है, या फिर रेड बुक के जो इश्तिहारी होते हैं जिनके सरों की कीमत होती है, हाँ। वो उनको डील करते हैं, ठीक है। इसके पास सारा कुछ ही दे दिया, सारा कुछ इनको दे दिया गया है, ठीक है। अब देखें कि लाहौर पुलिस के जो सारे अफसरान हैं वो इसको जो है वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन उनको मुखालफत तब करनी चाहिए या बनता भी है कि जब वो अच्छा काम कर रहे हो और उनका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा हो और फिर उनके इख्तियारात किसी और को दे दिए जाएं, तो तब वो मुखालफत करते बनते भी हैं और अच्छा भी लगता है कि जब आप काम ही नहीं कर रहे हैं, क्राइम रेशो इतनी ज़्यादा है। और इवन दो के जो CM पंजाब है उन्होंने भी बरहमी का इजहार किया है, उन्होंने भी कहा है कि ये जो सिर्फ अच्छा की रिपोर्ट मुझे ना दें, मुझे बताएं कि लोग महफूज हैं या नहीं, उनकी जानो माल महफूज है कि नहीं है, पुलिस हमारी क्या काम कर रही है। तो आप काम ही नहीं कर रहे और उसके बाद आप फिर नाराज़ भी हो रहे हैं। मैडम मैं मेरी बात को बताऊं कि जब CM ने लास्ट मीटिंग की ना, ये 10-15 दिन हो गए, तो उसने हर ज़िले की जो है ना वो खोल के रिपोर्ट मांग ली और क्राइम खोल लिया। हमारे एक दोस्त DPO है, वो बड़े पावरफुल जगह पे लगे हुए हैं, उनका नाम पिंडी के, मैं CPO की बात करता हूँ। उसको CM ने कहा कि मैंने आपको तब्दील करना है। उसने बताया कि मैंने इस ज़िले में इतनी खुली कचहरियाँ की, मैंने यहाँ पे गया, वहाँ पे गया। साथ बैठे हुए थे एडिशनल IG जुल्फ़िकार हमीद साहब। उन्होंने कहा कि मैडम ने उनसे पूछा, बताएं जी इसने क्या किया, जो बता रहा है ठीक बता रहा है। तो उसने फिर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट खोली, उसने कहा कि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तो उसने ज़िले में एक भी खुली कचहरी नहीं की। तो फिर मैडम बड़ा बरहम हुई उस पीस मैडम CM। उसने कहा कि आप मुझे इस लेवल पे आप मुझे झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ, ये हाई कर रहे हैं, ठीक है। उसने कहा कि ओके मैडम, फिर ये ओके मैडम कहा कि हालांकि ओके मैडम भी कहना जो है वो भी ठीक नहीं है। आज तक CM ने कभी ऐसे नहीं कहा कि ओके सर, ओके मैडम, ये वो ठीक है कि आगे से सॉरी कर लेते हैं, माजरत कर लेते हैं कि ये मैंने अगर गलत बात की है, ऐसी बात उसने नहीं की। बताइए है कि उसके पीछे और उसके पावरफुल लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसका ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहे कि आपने यहाँ पे नहीं जाना। वो मैडम उनको चेंज करना चाह रही है, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहे कि वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कह ले कि ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, कुव्वत है जो उसको तब्दील नहीं होने दे रही। उसके बलबूते पे ऐसे तो फिर काम नहीं होगा ना, ऐसे तो फिर क्राइम तो नहीं कंट्रोल होगा ना। एक CPO नहीं है ये, और भी कुछ लोग हैं, बहुत से लोग हैं। और भी मैं आपको बता दूं कि अब चकवाल वाले को जो है वो CM जो है वो भी बड़ा चेंज करना चाह रही है। हाँ, अब एक और हमारे करीब में ज़िलों के DPO हैं, उनको भी जो है वो नहीं चेंज करना चाह रही है, लेकिन उनके पीछे भी कुछ अदालती कुव्वतें हैं, ठीक है, उनको भी वो चेंज नहीं कर पा रही। तो ये सूरत हाल है। जब इस तरह की सूरत हाल में फिर CM ने ये हल निकाला कि नहीं, एक पैरेलल फोर्स बनाते हैं जिनसे हम, लेकिन उसमें भी अगर मुदस्सिर यही तैनातियां, इसी तरह की तैनातियां हों कि जिनके पीछे पसंदीदा लोगों की तैनातियां हों, तो फिर प्रॉब्लम्स तो फिर भी वहीं पर रहेंगी, क्राइम तो वहीं रहेगा। फिर भी देखें, फिर उनसे क्राइम से तो पूछा जाएगा ना जब सारी चीज़ें आपने उनको दे दी। अब देखें, अब मैं आपको बताऊं कि अब अमरीबा लाहौर में मैचेस शुरू हैं, तो आपको क्या लगता है कि लाहौर पुलिस मैचेस को देखेगी या फिर लॉ एंड ऑर्डर वो क्राइम्स को मैचेस की सिक्योरिटी को देखेगी, मैचेस को सिक्योरिटी को देखेगी। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। फिर आपको पता है धरने जुलूस वगैरह आ जाते हैं, वो भी आ जाए तो इनकी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं, सारी थानों तक की ड्यूटियां लग जाती हैं, ठीक है ना। ये लॉ एंड ऑर्डर की जो फोर्सेज है वो अलग होनी चाहिए लाहौर समेत तमाम जिलों में, बिल्कुल ठीक है। अब उसको जो है इन्होंने अलग नहीं किया, तो ये यूनिट जो है वो अलग हो गया। अब इनको ये मान लेना चाहिए CSP लाहौर को, DIG ऑपरेशन को, जितने भी DPOs हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेज हैं। अब असल क्राइम जो है वो उनके पास चला गया, ठीक है, जिन्होंने डील करना है। आप FIR देंगे, अगर उनके पास कानून साजी उन्होंने करवा ली, अगर पर्चे का इख्तियार चला गया उनके पास, फिर तो वो आपसे FIR भी नहीं मांगेंगे, फिर तो वो खुद ही FIR देंगे, तो वो खुद ही सारा कुछ करेंगे, फिर तो इनकी जरूरत ही नहीं उनको पड़नी है, फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। लेकिन इसमें जो नाकामी की मेन वजह जो हो सकती है ना, वो ये हो सकती है, हम इस नए सिस्टम के खिलाफ नहीं है। CM की नीयत ठीक है, वो नेक नीति से काम करना, जो जिस बंदे की नीयत ठीक हो वो काम करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ऐसे बिला वजह किसी मुखातिब नहीं करनी चाहिए। अब उनकी नीयत ठीक है, वो चाह रही है कि ये यूनिट कामयाब हो। और वैसे भी ना, मैंने एक चीज़ देखी है कि जो भी इस लेवल पे CM आता है या प्राइम मिनिस्टर आता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसा काम कर दूँ को जो मेरे नाम से पुकारा जाए। मसलन प्रियलदाई ने 2 फोर्सेज बनाई
बनाई, एक पेट्रोलिंग पुलिस हाँ, के रेस्क्यू, और एक रेस्क्यू बनाई। अभी तक वो उन्हीं के नाम से चल रही हैं, बिल्कुल। शहबाज शरीफ ने एलीट बनाई, चाहे वो थानों में नहीं गई लेकिन अभी तक उनके नाम से वह जानी जाती है। सही। अब नवाज शरीफ की हम बात करते हैं। नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने सीटीडी बनाई। सीटीडी का पंजाब की आवाम को बड़ा फ़ायदा हुआ। उस वजह से फ़ायदा हुआ है कि पंजाब में जो दहशतगर्दी पे कंट्रोल है उसमें सीटीडी का बड़ा हाथ है। हाँ। ठीक है, लाहौर की हम बात करें जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, बाकी ज़िलों की जहाँ पे बम धमाके होना शुरू हो गए थे, इस यूनिट को खड़ा करने में राय ताहर का बड़ा किरदार है। अच्छा। राय ताहर साहब जो है वो आजकल रात ही उनका ट्रांसफ़र हुआ है, वो IG रेलवे गए हैं, बड़े कम्पिटेंट अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं। उन्होंने इस यूनिट को खड़ा किया, सीटीडी को। अब एक प्रोफेशनल अफसर थे। जब किसी भी यूनिट में आप प्रोफेशनल अफसर लगा देते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है, हर चीज़ पे पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अफसर अच्छे हैं। इनके नीचे एक वकासुल हसन है, इनके पास अब दो होते हैं। जो सेल्स अफसर चचा जिसको एडिशनल IG CCD लगाया वो DG एंटी करप्शन भी हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है पंजाब पुलिस में रहे हैं तो चीज़ों को समझते हैं। अब इसमें यह है कि आपने जब ज़िलों में जाना है ना, लाहौर में तो आपने अच्छे अफसर दे दिए, अब जब अपने ज़िलों में जाना है ना, ज़िलों में आपने एक DSP लगाने हैं। अच्छा। ठीक है, DSP जब एक ज़िले में एक 19 ग्रेड का अफसर होगा या 18 ग्रेड का अफसर होगा, वो 3-4 ज़िले या 2-3 डिवीज़न करके जाता है। जैसे लाहौर में हम डिवीज़न को देखते हैं तो वो जो उसके बाद वो ज़िलों में जाते हैं। ठीक है, वो जो नया DSP होगा ना, वो फिर उसके पैरेलल DPO के पैरेलल उसके पास इख्तियार, वो फिर एक जंग सी शुरू हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि नया डिपार्टमेंट तो बनाया जा रहा है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जिसका नाम रखा गया है, तो अब ये किस तरह काम करता है और इसको इख्तियारात कितने तफवीज़ होते हैं और इसकी वजह से, इस डिपार्टमेंट की वजह से जो है क्राइम जो है ना वो कितना कंट्रोल में आता है। हमारे साथ मुदस्सिर हुसैन मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।